हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 29 दिसंबर 2020 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या सीधा परिवर्तन आईएएस एकेडमी लिखकर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फार्मर्स के प्रोटेस्ट को लेकर। न्यू अपडेशंस में अगर कुछ चीज़ें होंगी तो उनको, फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट का क्यों क्या कंसर्न, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी लगातार कवर कर चुके हैं, तो अब रिपीट मोड पे नहीं जाएंगे। अब बात करेंगे, अब डिस्कशन में क्या नई चीज़ क्या है। यहाँ पर दोनों के बीच में, सरकार और फार्मर्स के बीच में जो है बातचीत होगी 30 दिसंबर को, यानी कल। और इसमें जो लेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा या मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर द्वारा जो एग्रीकल्चर द्वारा भेजा गया है, वो उनका कहना, किसान यूनियन का, कि ये वेग लेटर है, यानी इसमें प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिफिकेशन इसके अंदर नहीं है। इसी बारे में इन्होंने पूरा डिटेल से यहाँ डिटेल दी है। और हालांकि दोनों इंपॉर्टेंट है, नेगोशिएशन करना, बातचीत करना ज़रूरी है, क्योंकि देखो दो चीज़ें होती है। पहली बात, आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर के अंदर ठंड जो है वो लगातार बढ़ रही है, तो ये किसी के लिए भी सही नहीं है, चाहे फार्मर्स खुद के लिए हो, क्योंकि उनको भी खेत में काम करना, कोई भी सड़क पर ऐसे बैठना नहीं चाहेगा। तो गवर्नमेंट को सीरियस नोट पे कंसर्न जो भी उनके हैं उनको सोल्व किया जाए। इनके अलावा जो भी इश्यूज है जल्द से जल्द निकले इस बारे में, क्योंकि उसकी वजह से पूरा की पूरी इकोनॉमी भी चोक होती है, प्रॉब्लम होती है सब लोगों को। तो एक रेजोल्यूशन निकले दोनों के बीच में, गवर्नमेंट, फार्मर्स, और उसके लिए सीरियस डिस्कशन की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। इसके बाद बात करेंगे 4 स्टेट्स बिगिन ड्राई रन फॉर रोल आउट ऑफ वैक्सीन। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप देखेंगे दुनिया भर के देश में वैक्सीन के अप्रूवल का प्रोसेस शुरू हो गया है, और भारत के अंदर भी जो भारत की ड्रग्स अथॉरिटीज़ हैं जो वैक्सीन को अप्रूवल करेंगी, वो इस बारे में ये मान रहे कि कहीं ना कहीं इमरजेंसी यूज अप्रूवल दिया जा सकता है आने वाले टाइम में। तो उस चीज़ को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए एक मॉक ड्रिल टाइप आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ गांधीनगर का एक फोटोग्राफ है कोविड-19 का। यहाँ पर 4 स्टेट्स को पिक किया गया, असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब। इनके कुछ डिस्ट्रिक्ट, जैसे आंध्र प्रदेश की कृष्णा डिस्ट्रिक्ट, और गुजरात की राजकोट और गांधीनगर। इसके बाद पंजाब में आप देखेंगे शहीद भगत सिंह नगर या नवा शहर, और इसके बाद आप देखेंगे असम में सोनितपुर और नालभरी करके, ये डिस्ट्रिक्ट्स को इसमें इंक्लूड किया गया। इनके लिए सबसे इंटरेस्टिंग है, कोविन करके एप्लीकेशंस का यूज़ किया जाएगा, यूटिलाइजेशन किया जाएगा। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो है इसके बारे में एक तरीके से पूरी चेकलिस्ट भेजी है कि प्रॉपरली कैसे फंक्शन करना है, कैसे प्रॉपरली इसमें हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। इनके अलावा इसी पेज पे जो है, इसी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इस बारे में, या हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये कहा कि भाई आपके जो, ठीक है, कोविड-19 के नंबर ऑफ केसेस भारत के अंदर कम हो रहे हैं, लेकिन हमें जो भी कंटेनमेंट है उन पर एक कॉशियस रखना है, चिंता न रखनी है, सर्विलेंस करना है, प्रॉपरली ट्रेसिंग होनी चाहिए, ताकि कंटिन्यू टेस्टिंग होती रहे। इनके अलावा क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में एक न्यू वेरिएंट देखने को मिला था इस वायरस का, उसके ऊपर भी नज़र रखनी है। एक अच्छी न्यूज़ ये आ रही है कि पूरे भारत के अंदर कि कोविड-19 के केसेज लगातार कम हो रहे हैं, या एक सस्टेनेबिलिटी, उसमें एक डिक्लाइन ट्रेंड हमने पहले भी एनालिसिस किया था, वो हमें देखने को मिल रहा है। तो इन सब के बावजूद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ये बोल रही हैं कि प्रॉपरली इसमें एक तरीके से सर्विलेंस होनी चाहिए कंटेनमेंट एरियाज़ के अंदर, और जो भी कंसर्न्स हैं उनके ऊपर काम किया जाना चाहिए, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ है, जैसे वैक्सीन को लेकर पूरी की पूरी न्यूज़ है। लगभग 10 कंट्रीज़ ने अपने यहाँ पर वैक्सीन को रोल आउट करना शुरू कर दिया है, और इसमें कई सारी कंपनी जैसे फाइजर बायोनटेक है, मॉडर्ना इंक है, और सिनोफार्म है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री, और भारत के अंदर भी ये कंपनी वेट कर रही है कि आपको इनको अप्रूवल मिले। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग डेटा दिया गया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखेंगे अप्रूवल को लेकर दिया गया है कि प्री क्लिनिकल ट्रायल पे फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 लिमिटेड अप्रूवल और अप्रूवल फॉर यूज़, इन वैक्सीन्स को लेकर है। लिमिटेड अप्रूवल में बहुत सारी वैक्सीन्स होंगी, क्योंकि लिमिटेड का मतलब इमरजेंसी यूज़, और फेज़ 3 के बाद ये दी जाती है। इनके बाद अप्रूवल फॉर यूज़ ये बहुत ही कम होगा, क्योंकि ये फाइनल स्टेज है, इसके बाद आपको वैक्सीनेट किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे वैक्सीनेट डोजेज को एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे डार्कर जहाँ पर होगा वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे। और भारत का फिलहाल ये आपको ब्लैंक सा नज़र आएगा, क्योंकि भारत ने एमरजेंसी यूज़ के लिए कोई अप्रूवल अभी नहीं दी है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे डोजेज पर लैक के हिसाब से देखेंगे तो बहरीन सबसे ऊपर है पूरी दुनिया में, 3141 करके। इजराइल, यूके, यूएस, रशिया, कनाडा, चाइना, चिली, मेक्सिको और कोस्टारिका, ठीक है।
इनके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे किस कंट्री को कितनी डोजेज की रिक्वायरमेंट है, तो भारत को लगभग 1600 मिलियन डोजेज की रिक्वायरमेंट होगी। और इसमें अगर आप देखेंगे कंट्री वाइज डोजेज पर मिलियन है और डोजेज पर पर्सन के हिसाब से कनाडा में सबसे ज़्यादा 9.23 रिक्वायरमेंट होगी और चाइना में सबसे कम 0.07, यानी चाइना में केवल 16 मिलियन डोजेज की रिक्वायरमेंट है और भारत में दुनिया की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होने वाली है 1600 मिलियन डोज। ये तो तब है जब हम केवल 1.18 पर पर्सन डोजेज जो है अवेलेबल करवाएंगे। अगर हम जैसे कनाडा जैसी चीज़ें हो 9.23 पर पर्सन डोजेज अवेलेबल करवानी पड़े तो हमारे यहाँ जो नंबर है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद इसी पेज पे जो फ्रंट पेज पे पहली इंपॉर्टेंट है कि पहली ड्राइवरलेस ट्रेन को लॉन्च किया गया है और ये मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है उसी के अंदर ये काम करेगा। मेजेंटा लाइन के अंदर ये लॉन्च की गई है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा का पूरा मेट्रो स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो अर्बन मिनिस्ट्री के अंदर और जो दिल्ली गवर्नमेंट का भी उसमें पार्टनरशिप है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कैसे काम करता है वो मेंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। और क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो हाईवेज हो, ट्रेन्स हो, कुछ भी हो, वो एक तरीके से यूपीएससी का भी पार्ट है, दूसरे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इसमें बताया गया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में शुरू किया गया था रेलवे। 2014 में 248 किलोमीटर था, उसके बाद अब जो है 700 किलोमीटर हो गया। इसके बाद आने वाले टाइम में 1700 किलोमीटर तक हमें रेलवे को पहुंचाना है, मेट्रो को पहुंचाना, खासकर रेलवे नहीं मेट्रो को। और ये क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा ये ईज ऑफ लिविंग को लेकर। इनके अलावा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को भी लॉन्च किया गया और ये एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन जो है दिल्ली वाली उसमें उसको कनेक्ट करेगा, दिल्ली में जो उनको इसके बारे में पता होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है ये एक्सेस कर सकता है ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को, यानी इंटीग्रेटेड करने की ज़रूरत है। और ये इसलिए किया जाता है, दिल्ली में कार्ड की क्या भूमिका है मेट्रो में वो सभी को पता होगा जो दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि अगर आप टोकन पे बेसिस पे जाएंगे तो बहुत क्राउड हो जाता है। और कई सारे स्टेशन जिनमें राजीव नगर जैसे स्टेशंस पे इतनी क्राउड होती है कि मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। और इवनिंग में करोल बाग से लेकर जीटीबी नगर कई सारे स्टेशन हैं जिस पे बहुत ज़्यादा क्राउड होती है, तो वहाँ पर कार्ड का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसी को प्रमोट कर रही है। इसके बाद पेज नंबर 10 पे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है। पहला अगर आप देखेंगे यहाँ पर ही वेट फॉर वैक्सीन टू एंड सून, ये डॉक्टर हर्षवर्धन साहब बोल रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर जो वेट है वो जल्दी ख़त्म हो सकता है। और ये बात हालांकि हम कई दिनों से सुन रहे हैं, लेकिन ये वेट कब ख़त्म होगा ये आने वाले टाइम में पता चलेगा, क्योंकि इससे पहले जितनी भी वैक्सीन्स ने एमरजेंसी यूज़ के लिए अप्लाई किया था भारत में, हमारी जो ड्रग्स अथॉरिटीज़ है उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि प्रॉपर डेटा जो है आप नहीं देंगे, डेटा सबमिट नहीं करेंगे तब तक अप्रूवल नहीं किया जाएगा। और उसी चीज़ को लेकर हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर या हमारे जो मिनिस्टर साहब ये बोल रहे हैं कि अभी इस पर काम चल रहा है। और इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जिसकी एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड जो वैक्सीन्स हैं उसको लॉन्च किया जा सकता है, उसको आने वाले टाइम में इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूवल दी जा सकती है। भारत की अपनी वैक्सीन भी है कोवैक्सीन, इन सबको आने वाले टाइम में अप्रूवल हो सकता है मिले। इनके अलावा हमारे आर्मी चीफ जो है विजिट करेंगे साउथ कोरिया के अंदर। साउथ कोरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 28 से 30 दिसंबर के बीच में साउथ कोरिया में रहेंगे। इसके अंदर वहाँ पर खासकर ये वहाँ की ट्रेनिंग्स को जो है एनालिसिस करेंगे और जो कम्बाइंड ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर विजिट करेंगे और एजेंसी फॉर डिफेंस डेवलपमेंट इन सब को विजिट करेंगे। इन रिसेंट ईयर्स में हिस्टोरिकल आप देखेंगे सिग्निफिकेंट है डिफेंस कोऑपरेशंस को लेकर, यानी हमारे आर्मी चीफ्स का कई सारी कंट्रीज़ का दौरा करना एक अलग इंडिकेशन देता है। स्ट्रेटजिकली भी एक अलग चीज़ों को आप यहाँ पर देखेंगे। ज्योग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो इस वाले रीजन्स के अंदर आप जाएंगे, इंडिया के जो यहाँ पर आप देखेंगे साउथ कोरिया को, ये इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। येलो सी लेफ्ट हैंड साइड और अगर आप राइट हैंड साइड देखेंगे तो सी ऑफ जापान, और इसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे ईस्ट चाइना सी का ये पार्ट। और एक तरीके से ये एक तरीके से जियोपॉलिटिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट इसकी लोकेशन है। श्योल या सोल करके जो भी आप बोल सकते हैं कैपिटल है इसकी, और इसके जस्ट ऊपर रहेगी नॉर्थ कोरिया। यहाँ ये बाउंड्रीज है जिससे ये दोनों सेपरेट होते हैं। भले ही ये बाउंड्रीज में सेपरेट हो लेकिन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है। पहली बार नॉर्थ कोरिया अलग तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करता है, साउथ कोरिया एक डेवलप्ड कंट्रीज में से एक है, तो एक डिफरेंस यहाँ पर क्लियरली आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में डिस्कशन किया गया। ये
पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर से जाएगा, जिसका भारत हमेशा विरोध करता है कि दो कंट्रीज़ के बीच में अगर कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, आप उसमें थर्ड कंट्री की इन्वॉल्वमेंट जो होती है ये सही नहीं है, डिप्लोमेटिकली भी सही नहीं है। लेकिन चाइना का ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके बारे में कई बार न्यूज़ में रहता है, उसका एक पार्ट है। यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर वो लगातार काम कर रहा है और इसमें जिनजियान से लेकर ग्वादर तक वो अपना डेवलप कर रहा है पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट। तो उसी चीज़ के बारे में कुछ कंसर्न्स है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया। तो डेट का एक इश्यूज़ है, अलग अलग इश्यूज़ है। पाकिस्तान पर ये एलिगेशन भी लगता है कि ये पोर्ट अगर सक्सेसफुल, ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो ये पाकिस्तान की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी जो है, यानी कंट्री की सोवरेनिटी, उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगाएगा। और क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान को इतना कर्ज दे रखा है, उस कर्ज को पूरा करने के लिए आपको या तो उनको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ेगी या आपको और ज़्यादा लोन लेना पड़ेगा। और ज़्यादा लोन मिलने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है, क्योंकि उसके लिए कोई गारंटी कैसे देंगे आप, ये कुछ कंसर्न्स होने वाले हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये अच्छी बिल्कुल न्यूज़ नहीं है। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पेपर पब्लिश किया है, उसमें बताया गया कि इन्फ्लेशन जो टारगेट है उसको 4% के आसपास रखना चाहिए, अप्रोप्रिएट होगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये पेपर है, 2016 के अंदर टारगेट सेट किए गए थे, नेक्स्ट मार्च को ये जो है कंप्लीट हो रहा है। और क्योंकि इन्फ्लेशन के बारे में न्यूज़ आई थी कि 4% का टारगेट रखा गया था और 6% अपर लिमिट और 4% लोअर लिमिट, ठीक है। यानी एक तरीके से 2% की एक वेरिएशन देखने को मिलेगा। लेकिन रिसेंटली हम देख रहे हैं कि 6% से ऊपर इन्फ्लेशन, महंगाई देखने को मिली, तो कई सारे कंसर्न्स उसने क्रिएट करे। तो इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ठीक है। इसके बाद एडिटोरियल में हम जाएंगे। एडिटोरियल में कई सारे एडिटोरियल है। पहला एडिटोरियल ईजिंग ऑफ करके आर्टिकल है और ये आर्टिकल बेसिकली कोविड-19 केसेस को लेकर है, फर्टिलिटीज़ रेट्स को लेकर है और कैसे भारत के अंदर सितंबर के बाद जो कोविड-19 के केसेस है उसमें कमी देखने को मिली है। 2020 लगभग ख़त्म होने को है और 2020 में जो एक टर्म बार बार न्यूज़ में रही वो रही कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस का इम्पैक्ट चाहे इकोनॉमिकली हो चाहे ह्यूमंस पर हो, वो हमें देखने को मिला। यहाँ पर आप देखेंगे हेल्थ वाइज डेटा दिया गया कि लगभग 1,48,000 जो है वो रजिस्टर्ड डेथ हुई कोविड-19 की वजह से, हो सकता है और भी ज़्यादा हो। इकोनॉमिकली बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन जो है इसमें गंवा दिया। इसके बाद डेली इन्फेक्शंस के जो फ्रेश केसेज हैं वो लगातार इंक्रीज हुए कई सारे स्टेट्स के अंदर और 20 मिलियन कन्फर्म्ड केस हो चुके हैं अमेरिका के अंदर, 3.4 लाख वहाँ पर डेथ हो चुकी है। लैटिन अमेरिका हो, दूसरी जगह हो, हर जगह पर केसेस हुए, कोविड-19 का इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। अगर भारत की बात करें तो भारत एशियन रीजन में सबसे ज़्यादा केसेस भारत में देखने को मिले। हम लोग 1 लाख पर डे के हिसाब से केसेस पर पहुँचे। तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। इसके बाद रिसेंटली क्या हो रहा है, रिसेंटली अगर आप देखेंगे पिछले 5-6 दिनों का एनालिसिस करेंगे तो हमारी डेली एवरेज जो है कोविड-19 केसेस की वो है 24,000 से कम हुई है और 250 डेथ 250 डेथ से कम हुई। तो ये एज़ कम्पेयर टू जो सितंबर वाला फेज है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी सिचुएशंस में है। यानी तेज़ी से इम्प्रूवमेंट करना, कोविड-19 के केसेस का एक तरीके से कम होना, ये अपने आप में यूनिक है। यूनिक इसलिए भी है कि कई सारी चीज़ें बोली गई थी, जैसे फेस्टिवल सीजन्स था, इलेक्शंस थे, इसके अलावा विंटर्स आप देखेंगे, और इसके अलावा एयर क्वालिटी का ख़राब होना, और इन सब के अलावा एक और नई चीज़ आप देखेंगे, इंग्लैंड से न्यू वेरिएंट्स का आना। इन सब के बीच के बावजूद भारत में नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो कम हो रहे हैं और एक तरीके से उसमें डिक्लाइन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है उसको इन्होंने एनालिसिस किया है कि क्या रीजन्स इस तरह की चीज़ों की। रही बात टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग हमारे यहाँ पर अप्रोप्रिएट हो रही है, टेस्टिंग अच्छी खासी हो रही है, ठीक है। तो टेस्टिंग्स का इश्यूज़ नहीं है यहाँ पर, एक अलग है। अगर आप देखेंगे सितंबर के अंदर हर एक वायरस का एक फेज़ होता है, हर एक वायरस की एक पीक होती है, पीक के बाद वो धीरे धीरे डिक्लाइन ट्रेंड के अंदर जाएगा। और अमेरिका के अंदर अगर आप देखेंगे या भारत के अंदर भी 1 लाख प्लस केसेस आते थे जब पीक होता था। इनके अलावा ये पूरा का पूरा सिनेरियो जब चेंज हुआ, फिजिकल डिस्टेंस हटाई गई, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए, फेस्टिवल सीजन्स आया, विंटर आई, एयर क्वालिटी भी ख़राब होगी, उन सब के बीच में भारत में नंबर ऑफ़ केसेस का कम हो रहा है। उसको एनालिसिस किया गया वायरोलॉजिस्ट जैकब जॉन ने और MS सेसेद्राई करके इन्होंने, ठीक है, कि सितंबर के अंदर जो पेंडेमिक था उसका नेचर अर्बन था और उसके बाद सेमी अर्बन था। उसके बाद ये पूरा का पूरा गया रूरल एरियाज़ के अंदर इन्फेक्शंस का ट्रांसमिशन हुआ।
इसके बाद अगर आप देखेंगे, इन्होंने कहा कि 1/3 पॉपुलेशन जो हमारी थी वो नेचुरली जो है उसने कहीं ना कहीं इस वायरस को एक्सपोज किया अपने बॉडी के अंदर, और एक हर्ड इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं कि बड़ी संख्या में अगर पॉपुलेशन में वायरस हो तो एक एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है उस वायरस से फाइट करने में, और वो शायद चीज़ें इसमें असर कर रही है। तो नंबर ऑफ़ केसेज हो, नंबर ऑफ़ डेली फर्टिलिटीज़ हो, डेथ्स हो, वो भारत के अंदर कम हो रहे हैं, और चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं पैंडेमिक जो है वो एंडेमिक में चेंज हो रही है। इस तरह की चीज़ें हैं। हालांकि अभी भी हमें जो है वो बेसिक चीज़ों को नहीं रोकना चाहिए। अभी भी हमें बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मास्क को पहनना हो, हैंड हाइजीन्स हो, या बड़ी संख्या में क्राउड्स में जाने से बचना हो, या टेस्टिंग एंड ट्रेसिंग के लेकर जो काम कर रहे हैं उस पर हमें कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। इसके बाद सेकेंड आर्टिकल है वार एंड वर्ड्स को लेकर है। ये तालिबान के अंदर जो बातचीत चल रही है, अफगानिस्तान गवर्नमेंट कतर दोहा के अंदर जो बातचीत चल रही है तालिबान और अफगानिस्तान गवर्नमेंट के बीच में, उसमें बताया गया है कि वार एंड वर्ड्स यानी दोनों के बीच में फाइट भी चल रही है, और वर्ड्स यानी एक दूसरे से बातचीत भी हो रही है, एंगेजमेंट भी हो रही है, और पूरा का पूरा जो है वो डिस्कशन का मेथड रहेगा किस पे किसको लेकर, एक स्टेबिलिटी पर दोनों कंट्री जो है काम करें। यहाँ पर दोनों कंट्री नहीं कहूँगा, दोनों ग्रुप्स, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे तालिबान हो। अफ़गानिस्तान जो है लगातार कॉन्फ्लिक्टेड एक कंट्री रही है, और उसमें तालिबान और गवर्नमेंट के बीच में लगातार इश्यूज़ रहे हैं। रिसेंटली कई सारी चीज़ें हुई, यूएस का वहाँ से विड्रॉ करना हो, तालिबान और जो अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट है उनका बातचीत करना हो। जनरली बातचीत जो है होती है कतर के अंदर, दोहा के अंदर ही होती है, और इसमें बेसिक पर्पज़ ये होता है कि दोनों जो है मेंटेन करें पीस को, और सिविलियंस की बड़ी संख्या में जो डेथ हो रही है या सिक्योरिटी फोर्सेस की जो हत्याएं की जा रही है तालिबान ग्रुप द्वारा, उनको रोका जाए। लोगों को जो अपहरण किया जा रहा है, लोगों को अबडक्ट किया जा रहा है, उन चीज़ों को हम लोग कंट्रोल कर सकें, इस पर काम किया जाना चाहिए था। और वहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं, या आप यहाँ पर आप देखेंगे, या उनके अब गनी साहब है, अब्दुल्ला, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इसको लेकर, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट है। अमेरिका से बातचीत हो, अमेरिका का वहाँ से सिक्योरिटी फोर्सेज का विड्रॉ करना हो, इससे भी कई सारे क्वेश्चन मार्क लगे हैं कि अगर अमेरिका जो है विड्रॉ करेगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा अफ़गानिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान की पीस एस्टेब्लिशमेंट को लेकर, वो सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन किया गया है। यहाँ पर कई सारे आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, अपने तरफ से उसको एनालिसिस भी करना पड़ेगा, ताकि ये पूरा का पूरा जो वीडियो होता है इसका पर्पज़ ये होता है कि आपको न्यूज़ थोड़ी सी ईजी बना दी जाए ताकि आप कंफर्टेबली चीज़ों को पढ़ सकें। तो मैं ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें इसके बाद, ताकि आपका कंसेप्शनल और ज़्यादा क्लैरिटी देखने को मिले। इसके बाद आर्टिकल है डीलिंग विद इंडियाज 2 फ्रंट चैलेंजेस को लेकर है। एक पॉलिटिकली गाइडेड डॉक्ट्रिन के बारे में डिस्कशन किया गया है, और रिक्वायरमेंट होगी उसकी, और मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को जो है हम कॉम्प्रिहेंसिव बनाएं, इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। चाइना और पाकिस्तान दोनों की तरफ से जो थ्रेट देने की कोशिश की जाती है, ये लिखा है दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये और हैप्पीमोन जैकब ने। ये दोनों जो है पर्सनैलिटी है, डिफेंस की पर्सनैलिटी रही है दीपेंद्र सिंह हुड्डा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हो या भारत और चाइना के बीच में हो, कई सारे कंसर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और ये एक तरीके से स्ट्रेटेजिक चैलेंज भी है, जियोपॉलिटिकली चैलेंज भी है, और हिस्टोरिकल भी इस तरह के चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, आप किसी भी नाम को दे सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर आपको बड़े लेवल पर देखने को मिलेगा। अगर आपको यहाँ से कई सारी चीज़ें समझने को मिलेगी, फॉर एग्जांपल इंडिया एंड पाकिस्तान या इंडिया एंड चाइना, दोनों के बीच में एक चीज़ जो कॉमन है वो है पाकिस्तान और चाइना का एक साथ होना, और क्योंकि इन दोनों के अच्छे रिलेशन है तो इसका असर भारत पर पड़ेगा, और भारत के दोनों से अच्छे रिलेशन नहीं है, तो ये बड़े कंसर्न्स हैं जिसको हमें अपने आप को एक तरीके से मॉडर्नाइजेशन करना है। दोनों तरफ से कैसे हम फाइट कर सकते हैं, कैसे एक तरीके से काउंटर कर सकते हैं, उस पर हमें काम करना। यहाँ पर आप देखेंगे जो चीज़ें बदल रही है, जिस हिसाब से चीज़ों का स्टेबिलिटी को लेकर, या वेस्टर्न बॉर्डर हो या ईस्टर्न लद्दाख वाला जो रीजन्स हो, उन सारे रीजन्स में कैसे, जैसे पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी का जो एंगेजमेंट बढ़ना हो, या लद्दाख वाले रीजन में जो क्लैशेस हमको देखने को मिला,
भारत और चाइना की फोर्सेस के बीच में, जहाँ पर हमारे कई सारे जवान शहीद भी हो गए थे। तो ये सिचुएशंस के बीच में कैसे हमारी फोर्सेज अपने आप को प्रिपेयर करेगी, गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी होगी, इस सारी चीज़ों को लेकर उस पर काम किया जाना चाहिए। इनके अलावा क्योंकि सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है मॉडर्नाइजेशंस की, आप अपने जितने भी डिफेंस विंग्स हैं जिसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी या लोग दूसरी जो फोर्सेज हैं सिक्योरिटी फोर्सेज, उनको हमें मॉडर्नाइजेशंस की तरफ जाना है। रिसेंटली जो कई सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, फॉर एग्जांपल लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोनों तरफ, और गिलगित बाल्टिस्तान वाले रीजन्स के अंदर जो सीज फायर वायलेशंस की हम चीज़ें देखते हैं पाकिस्तान की तरफ से, वो लगातार बढ़ रही है। गिलगित बाल्टिस्तान वाले रीजन्स के अंदर कई सारे ट्रूप्स जो वहाँ की मोबिलाइजेशंस करवाई गई, तो कहीं ना कहीं भारत के लिए दोनों तरफ से चैलेंज होने वाला है। तो चाइना पाकिस्तान का जो मिलिट्री लिंक है, ये भारत के लिए जॉइंट मिलिट्री जो लिंक है, ये कहीं ना कहीं चैलेंज कर सकता है। और ये जो लगातार जैसे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पाकिस्तान द्वारा कंडक्ट करवाना हो चाइना के साथ, शाहीन 9 पाकिस्तान चाइना जो अभी एक्सरसाइज हुई थी एयरफोर्स की। इसके अलावा अगर आप देखेंगे क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक मेजर सेंटर रहता है, जम्मू एंड कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और चाइना दोनों भारत पर एलिगेशन लगाते हैं कि कहीं ना कहीं बिना किसी डिस्कशन के अल्ट्रेशन करने की कोशिश की गई, चेंज करने की कोशिश करेगी। और जम्मू एंड कश्मीर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वहाँ पर लगातार मिलिटेंसी को प्रमोट करने के लिए या आप देखेंगे आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान कोशिश करता रहता है। और रिसेंटली वहाँ पर इलेक्शंस भी कंडक्ट करवाए गए। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कैसे डैमेज करना, इस तरह की कोशिश पाकिस्तान और चाइना दोनों करते हैं, और दोनों वेल फ्रेंड कह सकते हैं, ऑल वेदर फ्रेंड्स में आएंगे। इनके अलावा क्योंकि भारत को कई सारी चीज़ें करनी है, एयरफोर्स में जो राफेल्स का एक तरीके से इंक्लूजन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सब के अलावा हमें बहुत सारे स्क्वाड्रंस चाहिए इंडियन एयरफोर्सेस के अंदर। नेवी की अगर हम बात करें तो नेवी के अंदर भी हमें खासकर सबमरीन्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स, उसमें हमें काम करना पड़ेगा। यानी कई सारी चीज़ें होने वाली है, और हो सकता है कि दोनों कंट्री, चाहे वो पाकिस्तान हो चाइना, फुल फ्लैंज वॉर की तरफ ना जाए। लेकिन ये कंसर्न सिक्योरिटी को लेकर, बॉर्डर इश्यूज़ को लेकर हमारे सामने होने वाला है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस बात को इंश्योर करें कि हमारी डेवलपमेंट जो होगा, चाहे टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू हो, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, इनको लेकर भी अपनी प्रिपरेशन जो है वो सॉलिड होनी चाहिए, कि ताकि किसी भी चीज़ों को लेकर हम काम कर सकें। इसके लिए डिफेंस बजट को बढ़ाया जा सकता है, आने वाले टाइम में बजट लॉन्च किया जाएगा, और डिफेंस बजट, डिफेंस इक्विपमेंट्स की परचेजिंग को लेकर जो वो बढ़ाया जा सकता है। डिप्लोमेसी हमेशा एक इंपॉर्टेंट फेज होता है, डिप्लोमेसी एक इंपॉर्टेंट है, और भारत की जो डिप्लोमेसी है आने वाले पिछले कुछ दिनों में कुछ अलग तरीके से रुख आपको देखने को मिलेगा। जैसे वेस्टर्न एशिया में भी कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, ईरान के साथ कुछ इश्यूज हुए, लेकिन उसको स्ट्रेंथन किया जा सकता है फिर से, इंश्योर करने, चाहे एनर्जी सिक्योरिटी हो, मैरीटाइम कोऑपरेशन हो, दोनों के बीच में गुडविल्स हो, नेबरिंग को लेकर। क्वाड ग्रुप के साथ हमने बातचीत करी जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस है। हालांकि रशिया ये मानता है कि क्वाड जो है कहीं ना कहीं एक एजेंडा है अमेरिका का, जो भारत को अपने फेवर में करना चाहता है, या कह सकते हैं कि एशियन नाटो की तरह यूज़ करना चाहता है इंडिया को। इनके अलावा कश्मीर एक सेंसिटिव इशू है पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए, दोनों के लिए ही। लेकिन भारत का इसमें रुख जो है साफ है, ये कश्मीर जो जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है, और कोई भी कंट्री को राइट नहीं है इंडिया के इस डिसीजंस को, इस तरह के क्वेश्चंस मार्क करने को लेकर। लेकिन पाकिस्तान का एक अलग एजेंडा है। पाकिस्तान जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म पर जाता है तो कश्मीर एक पहला वर्ड यूज़ करता है, यानी उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग ओपिनियन आप लोगों का इसमें हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर ये आर्टिकल जो है ये नीति आयोग के मेंबर हैं उनके द्वारा लिखा गया है, यानी गवर्नमेंट की तरफ का एक ये मेंबर है, रमेश चंद नीति आयोग के मेंबर हैं। उनके व्यूज़ यहाँ पर दिए गए किस चीज़ को लेकर, फार्म एक्ट को लेकर या एग्रीकल्चर बिल्स को लेकर। देखिए, जब भी किसी भी एक्ट को आप पढ़ें तो उस एक्ट में एक होता है, फॉर एग्जांपल फार्मर्स के इश्यूज़ क्या है वो हमने पढ़े, उसके बाद गवर्नमेंट क्या बोल रही है वो भी पढ़ना ज़रूरी है। और अल्टीमेटली हमें, यानी यूपीएससी के अंदर जो आप आंसर लिखेंगे उसके अंदर एक बैलेंस अप्रोच का होना ज़रूरी है। यानी आप ना तो बिल्कुल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, ना केवल फार्मर के अगेंस्ट जा रहे हैं। एक बैलेंस क्या होगा, फार्मर्स के कंसर्न्स, गवर्नमेंट का ओपिनियन, और क्या एक रेजोल्यूशन निकल सकता है, ये एक क्राइटेरिया उसमें होना चाहिए। तो यहाँ पर बात की गई है फार्म एक्ट को लेकर कि 3 एक्ट पास किए गए, और इसमें फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट हो या फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट हो, इन एक्ट्स को लेकर जो बात की गई
APMC यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटीज को लेकर हो। फार्मर्स के मेजर कंसर्न्स क्या है कि इसमें APMC या मंडी सिस्टम जो है वो रुक सकता है, MSP स्टॉप हो सकता है, और कॉरपोरेट जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू उनकी जो लैंड है, उनकी जो फार्मिंग लैंड है उसको कहीं ना कहीं एक्वायर कर सकते हैं, उन पर कब्जा कर सकते हैं, इस तरह के कंसर्न है। तो उन्होंने कहा कि देखिए हर चीज़ का अपोजिशन करना, अपोज करना, आप अपोज कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन उन पर डिबेट होना चाहिए, उन पर डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि फार्मर्स की रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं। APMC सिस्टम जो है मंडी सिस्टम, उसमें कमियां हैं, उसमें कंसर्न्स हैं, उसको रेजोल्यूशन निकालना चाहिए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि किसी भी फार्मर रिलेटेड बिल्स को अगर आप चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, उसमें मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, या रूरल एरिया के अंदर आप प्रोसेसिंग सेक्टर को रिविटलाइजेशन करना चाहते हैं इकोनॉमिक, वो चीज़ें हो सकती है, लेकिन ये तभी होगा जब आप फार्मर से प्रॉपरली डिस्कशन करें। तो ये आर्टिकल जो है मैं आप लोगों के लिए एक छोड़ के जा रहा हूँ, प्लीज़ इस आर्टिकल को पढ़िए अच्छे से, और बायस नहीं होना, मतलब ऐसा नहीं कि इन्होंने जो लिखा बिल्कुल काट देना है, आप इनके अच्छे अच्छे कुछ पॉइंट्स उठाइए और फार्मर्स के कंसर्न्स को भी उठाइए, और फिर बैलेंस करके एक आंसर जो है वो फ्रेम करिए। इसके बाद क्वेश्चंस पर हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, 70 क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके थे, 2015 का ये पेपर है। पहला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर इंडियन रिमोट सेंसिंग यानी IRS सैटेलाइट द्वारा यूज की जाती है। UPSC में अगर आपने देखा होगा बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो रहे हैं, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हो या इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी हो, जीन टेक्नोलॉजी हो, अलग अलग टेक्नोलॉजी उन पे बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर पांच स्टेटमेंट दी गई, असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी, लोकेटिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एक्सप्लोरेशन, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रैफिक स्टडी। इसमें सही बताना आप लोगों को। तो इसमें आप देखेंगे ट्रैफिक स्टडी जो है वो GPS के थ्रू ट्रैक की जाती है, तो वो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है, और इंडियन रिमोट सेंसिंग जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर 5 जो है वो कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर B और ऑप्शन नंबर D जो है ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे। अब बात करते हैं, क्योंकि ये कट हो रहा तो ऑप्शन नंबर 4 भी अपने आप गलत हो जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन के लिए इनसेट जैसे सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है, बाकी तीनों सही है, यानी तीनों के तीनों का यूज़ किया जा सकता है। इंडियन रिमोट सेंसिंग का बहुत जगह यूज़ होता है, तो इसको आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा सा, इसमें एप्लीकेशन बहुत जगह इसके होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आर्टिकल दिया गया, क्वेश्चन है 72 नंबर, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बात किया गया है। इनमें से कहाँ पर ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, हिमाचल। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम। हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदा पर्णी वन, हिंदी में आप देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन है, इंड आर्क करके जो है ये कई बार न्यूज़ में रहता है, इंड आर्क करके ये क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये लास्ट ऑप्शन आप सीधा जाएंगे, ऑप्शन नंबर D, इंडियाज अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी है ये एक साइंटिफिकली स्टडी के लिए खासकर आर्कटिक रीजन के अंदर, ठीक है। तो इसमें D आंसर हो जाएगा राइट। इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन है, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी क्या है, इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्योंकि ये थोड़ा लंबा है और डिटेल में दिया गया तो मैं हिंदी में भी इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो 3 स्टेटमेंट है, इट इज़ ए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस, सिविल सोसाइटी एंड इंडिजिनियस पीपल। इट प्रोवाइड्स financial aid to universities, individual scientists and institutions involved in scientific forestry research to development eco-friendly and climate adaptation technologies for sustainable forest management. ऑप्शन नंबर 3 है, इट असिस्ट द कंट्रीज इन देयर REDD यानी रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एफर्ट्स बाय प्रोवाइडिंग देम विद फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, हिंदी में आप इसको ज़रूर देखिए। यहाँ पर दिया गया वन कार्बन भागीदारी सुविधा यानी फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देशी जनों यानी इंडिजिनियस पीपल्स की एक वैश्विक भागीदारी है। स्टेटमेंट 2 है, यह धारणीय वन प्रबंधन हेतु पर्यावरण अनुकूली और जलवायु अनुकूलन यानी क्लाइमेट एडेप्टेशन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए वैज्ञानिक वानिकी अनुसंधान में लगे विश्वविद्यालयों, विशेष वैज्ञानिकों तथा संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। और ऑप्शन स्टेटमेंट 3 है, यह देशों की उनके वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन REDD+, ठीक है,
प्रयासों में वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर सकती है। तो इसमें जो आंसर्स होगा वो होगा 1 और 3, ये वाला जो है वो कट हो जाएगा, ये प्रोवाइड नहीं करती फाइनेंशियल एड, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 और 3 और ये है सी आंसर में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन, ये न्यूज़ में रहा था उस टाइम। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज की कैटेगरी के अंदर रखा गया है? कोंकणी, भोजपुरी, असमीज और उड़िया। ठीक है, तो इनमें से अगर आप बात करेंगे तो नीचे की तीनों ही क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, कोंकणी, भोजपुरी और असमीज, इसमें से केवल उड़िया जो है राइट होगा। क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो आज के पूरे द हिंदू न्यूज़पेपर में इतना ही, और आप पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर लीजिएगा। ये वाला जो आर्टिकल मैं बोल रहा था, रिफॉर्म्स विद द फ्यूचर एंड फार्मिंग नीड्स इन माइंड, ये आपको ज़रूर पढ़ना है। और बाकी कोशिश करते रहिए मैपिंग को सोल्व करने को लेकर, आप भी अपनी तरफ से क्वेश्चंस को सोल्व करें, हम भी कोशिश करेंगे और मिलके एक जॉइंट एफर्ट्स के थ्रू हम लोगों को ये काम करना है। 2020 में यानी जब 27 जून को जब आप पेपर देने जाएंगे, उसके लिए हमें वेल प्रिपेयर होकर एग्ज़ाम देना है। तो ये आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। थैंक यू, जय हिंद।